नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। बिहार में और बंगाल में दोनों ही जगहों में कई जिलों में हिंसा हुई है रामनवमी के मौके पर। बिहार में हुई हिंसा पर आज बीजेपी के विधायकों और नेताओं ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। अंदर भी हंगामा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता अपने हाथों में नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए तख्तियां लिए हुए थे। इसके अलावा बिहार विधानसभा के अंदर भी बीजेपी ने हंगामा किया और सदन में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा था कि मदरसों को जो गलत ढंग से मान्यता दिया है और इसके नाम पर जो घोटाला हुआ आतंकवादियों का पनाहगार बना है। जिस मुख्यमंत्री का विशेष कृपा है, ये जांच का विषय है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कौन भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरह का मनोबल बढ़ाता है अपराधियों को। सरकार में बैठने का क्या अधिकार है? शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को। वो जांच कराए। गृह मंत्री हैं। जब हर बार रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, शांति समिति की बैठक होती है, सरकार पूरी सजगता की तैयारी करती है, फिर ये घटना घटा जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा में अब तक 140 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लगातार 2 दिन फायरिंग की घटना हुई। यहां पे परसों हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बिहार के सासाराम के शेरगंज इलाके में जो धमाके हुए थे उसमें 6 लोग घायल हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध विस्फोटक को ले जाने के क्रम में यह धमाका हुआ है। हालांकि हर एंगल से बम धमाके की जांच की जा रही है। शहर की स्थिति नॉर्मल है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और नॉर्मलसी आ रही है। सारी दुकानें भी धीरे धीरे खुल रही हैं। किराना की दुकान, दवा की दुकान, दूध की दुकान, हम लोगों ने सबको इनकरेज किया खोलने के लिए और लोग भी अब सड़कों पे आकर अपनी जो ज़रूरत के सामान है वो खरीद रहे हैं। हर वार्ड, इस शहर में जो हमारे सभी वार्ड हैं, हर वार्ड में शांति समिति गठित हुई और लोगों ने आईडी कार्ड लिया, लोगों ने जाकर प्रशासन की बात को पहुंचाया और अफवाहों को काटा, अफवाह फैलाने वालों को कंट्रोल किया और उसमें सभी पक्षों के लोग थे, तो एक आपस में भी संवाद स्थापित हुआ। ये जो हिंसा हुई है बिहार में भी बंगाल में भी रामनवमी के मौके पर, इसे लेकर दोनों ही जगह पर जो सरकार है और बीजेपी है उनमें टकराव है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर प्रहार करने का एक तरह से कंपटीशन लगा हुआ है। यहां पर बिहार में भी बीजेपी वर्सेस जेडीयू साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नकवी साहब। जो बिहार में हुआ और जो बंगाल में हुआ, बंगाल से अगर हम शुरू करें तो वहां पर ममता बनर्जी के भांजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने ट्वीट किया था, कुछ वीडियो भी ट्वीट किए थे, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी कुछ तस्वीरें ट्वीट की। दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जो लोगों के हाथों में शस्त्र पकड़ा दिया है रामनवमी के मौके पर यह होता नहीं था। बीजेपी लगातार कह रही है कि वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए नगमा जी, जब दंगा होता है तो इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत लहूलुहान होती है और कौन क्या कह रहा है ये हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते। आपको आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा 1987 में मलियाना की घटना, जिसमें कि जो है वो ट्रक पर जिंदा लोगों को डाल करके और तालाब में फेंक दिया गया था और 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। आज उसमें कोर्ट ने डिसीजन किया, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे हम। मेरा मानना है कि चाहे वो दंगा, चाहे वो 84 का कत्लेआम नरसंहार रहा हो, चाहे वो भिवंडी रहा हो, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे मलियाना हो या और भी जो अभी आपने बताया वो हो, वो कभी भी जो है वो इंसानियत की बात नहीं है। ये इंसानियत को लहूलुहान करता है और हमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सरकार है, उसकी ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो लोग जो लोग की इस तरह की क्रिमिनल करतूत पर कर रहे हैं और क्रिमिनल करतूत को कम्युनल कलर दे रहे हैं, वो निश्चित तौर से
इस समाज के और कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़े से कड़े जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरा देश जो है वो अब इस तरह के नरसंहार और इस तरह के दंगे और इस तरह के नफरत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बहुत हो गया। 5,000 से ज्यादा बड़े कम्युनल राइट हो गए, हजारों हजार बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। कब तक ये चलेगा? बीजेपी इस वक्त हंगामा कर रही थी बिहार में भी, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही थी। नीतीश कुमार सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की और 100 से ज्यादा लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हुई, नकवी साहब, वो काफी नहीं है? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा कि जो आपकी जो है वो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, करते हुए दिखना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कर भी रहे हैं और करता हुआ दिख भी रहे हैं। इसलिए जो बलवाई है, जो बाहुबली है, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह की हरकत किसी भी जगह पे कर सके। किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हों, उनको जो है वो कोई भी छूट नहीं दी जा सकती। और बीजेपी स्वाभाविक तरीके से एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है। वो उसकी एक संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वो सरकार को सचेत करे और आगाह करे कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो अब सरकार को आगाह करने की बात है। इधर आपने, जब हम लोगों ने सुना कि बीजेपी के नेता वहां पर तख्तियां पकड़े हुए थे जिसमें नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही थी, तो नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जो वहां पर सासाराम में हुआ है, जो यहां पर बिहार शरीफ में हुआ है। आपको लगता है नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि वहां पार्टी ने क्या डिमांड करी है, मैं उससे इंपॉर्टेंट मानता हूं कि जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं, जिन्होंने की ये हरकत की है, उनको सलाखों में होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। चाहे वो कितने भी हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज के हो। जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी की यहाँ पर उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, जैसा कि बिहार बीजेपी में शोर हो रहा था विधानसभा के बाहर। देखिए, सबक और संदेश दोनों बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक है, सबक और संदेश, सबक के साथ साथ संदेश भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन वही है कि जो बीजेपी वहां पर डिमांड कर रही है, अगर वो डिमांड रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। अगर राज्य में दंगा हुआ तो दंगे तो बहुत जगह हुए और बहुत सारे राज्य में हुए, और इसलिए मिसाल दी जाएगी कि कहां कहां पर मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया या इस्तीफा नहीं दिया। बहरहाल, अगला सवाल, अमित शाह गृह मंत्री देश के वहां मौजूद थे जब ये दंगा हुआ, ऐसा माहौल था, उस दौरान वो वहां पे थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया गया, और जाहिर है कि उठाया जाएगा, कि गृह मंत्री ने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के बजाय उसको एक चुनावी कैंपेन की तरह बोलते हुए कहा कि आप 40 में 40 सीटें हमें दीजिए और हम दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। क्या ये सही था? या गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री की तरह राज्य के मुख्यमंत्री से बात होनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात होनी चाहिए थी? देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने वहां के राज्यपाल से, वहां की सरकारी मशीनरी से इसकी जानकारी ली। उस पर जो है वो जो उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अध्यक्ष कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने क्यों जानकारी ली, एक चीज। दूसरी चीज कि क्या होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर, दंगाइयों और बलवाइयों को कड़ा संदेश नहीं दे सकता अगर मुख्यमंत्री जो है वो संदेश देने में नाकाम रहे हैं तो? लेकिन होम मिनिस्टर साहब तो नीतीश कुमार को संदेश दे रहे थे सिर्फ। लेकिन गृह मंत्री यही तो है कि दंगाइयों को संदेश नहीं, वो तो एक विपक्ष, जेडीयू वर्सेस बीजेपी चुनावी कैंपेन की तरह वहां पर वो पूरा भाषण लगा। यही आरोप है कि उन्होंने संदेश दंगाइयों को दिया नहीं, वो नीतीश कुमार पे हमलावर रहे। देखिए, ये अलग बात है कि चोट कहीं लगेगी, चीख कहीं निकलेगी, तो ये तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो बलवाई हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो कम्युनल लोग हैं, उनको संदेश जाना चाहिए और वो संदेश गया। ये काम जो है वो अपने गृह मंत्री जी के साथ बजाय जो है मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, उसी वक्त करना चाहिए था। जी जी, सॉफ्ट अप्रोच और सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए।
जी, तो मुख्यमंत्री इसमें नाकाम रहे आप कह रहे हैं, और वहां पर जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर भी है। जब अगर हम बंगाल की बात करें, जैसे अभिषेक बैनर्जी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि ये बीजेपी के दंगाबाजी फॉर्मूला जो है वो फिर से काम कर रहा है, वो प्रोवोक कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं और संप्रदायों को आपस में लड़ा रहे हैं। हाथों में शस्त्र जो है, ये एक और दूसरे नेता ने कहा टीएमसी के कि हाथों में शस्त्र थमा दिया है बीजेपी ने, और वहां पर जो रामनवमी की यात्रा निकल रही है वो इतनी इस तरह के तलवार हथियार हाथों में लेकर निकल रही है, और इस वजह से दोनों कम्युनिटीज में झगड़ा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये परंपरा रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए जो इस तरह की हिंसा इन धार्मिक यात्राओं के दौरान देखी जा रही है? नहीं, देखिए, जो उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने, मैं एक बात उनको याद दिलाना चाहता हूं। ये बीजेपी आरएसएस करते करते जो लोग हैं, मैं 1969 में अहमदाबाद में दंगा होता है, 500 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता है। उस वक्त सरकार किसकी होती है? हितेंद्र देसाई जी कांग्रेस पार्टी के। 1970 में जलगांव में दंगा होता है, वहां पर जो है वो 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहां पर कौन होता है? बसंतराव नायक जी। 80 में मुरादाबाद में दंगा होता है, उसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसमें कौन मुख्यमंत्री होता है? वीपी सिंह साहब। 1983 में नेली असम में दंगा होता है, वहां पर जो है वो लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहां पर उस समय कांग्रेस के समय था और राष्ट्रपति शासन होता है। 84 आपको मालूम है, भिवंडी में आपको मालूम है कि दंगा होता है, वहां पर क्या हुआ। उसके बाद जो है वो 1984 कुछ दंगों को आप अभी आपको बताया, कुछ दंगों को आप स्किप कर रहे हैं नकवी साहब। नहीं, मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए कि जो बार बार कही जाती है 1989 भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो उस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री थे एसएन सिन्हा साहब। हैदराबाद होता है दंगा 90 में, चिन्ना रेड्डी साहब होते हैं। सूरत में दंगा होता है, चिमन भाई पटेल होते हैं 1982 में। मुंबई में दंगा होता है, सुधाकर राव। जाहिर सी बात है कि इस देश ने बहुत सारे दंगे देखे हैं और वहां पर कांग्रेस का शासन देश में रहा, तो बीजेपी के लोगों ने कराया था। हाँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, क्या बीजेपी ने ये दंगे कराए थे? क्या बीजेपी के लोग ये कत्लेआम करवा रहे थे? अरे भैया, ये और इन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो आज तक जांच तक नहीं हुई, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है 6 कमीशन बन गए, जांच हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और इसमें तो एक जांच और एक भी मुख्यमंत्री उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। लेकिन दंगे जो है वो किसी भी तरह से उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी, दंगों को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इस समय जो इस तरह का माहौल बना है, चाहे वो बंगाल में हो या बिहार में हो, तो एक हिंसक माहौल, एक उग्र रूप यहां पर जो दिख रहा है, उसमें कम से कम बंगाल में तो ये डिमांड है कि हाई कोर्ट की तरफ से ये मामला जो है अब कोर्ट में जाए, इस पर जांच पड़ताल। बीजेपी क्या चाह रही है बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है बंगाल में क्या प्रॉब्लम आई है, बंगाल में मुझे जो दिखता है, मुझे जो वहां की ग्राउंड रियलिटी, वहां पर जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, और बहुत से लोग ऐसे थे जो पहले वामपंथी हुआ करते थे, अब भी आज जो है वो तृणमूल में है। वो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको हाईजैक कर रखा है, और बेखौफ होकर के अराजकता और उद्दंडता जो है उनका पेशा बन गया है। और सरकार जो है वो जिस तरह का एक्शन लेती है और करने की कोशिश करती है, उससे जो है वो सरकार के एक्शन से ये दिखता है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दंगाइयों को बचाती हुई दिखाई दे रही है सरकार यहां पर बंगाल में भी, और तुष्टीकरण का आरोप भी लगता है लगातार ममता बनर्जी के ऊपर। शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ और जुड़ रही हैं अंजुम आरा, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू की, और विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। अंजुम आरा, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ थे, अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साफ कहना है कि बंगाल में जो हो रहा है वो तो तुष्टीकरण है ही, सरकार साफ तरह से वहां पर कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही। बिहार में भी एक बात है इंसाफ करना और इंसाफ करते हुए दिखना, और वो नहीं होता। नीतीश कुमार की तरफ से कल ये संदेश सख्ती से जाना चाहिए था दंगाइयों को, जो नहीं हुआ, और ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। नगमा जी, देखिए, जो बिहार में सासाराम और नालंदा में घटना घटित हुई वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ऐसी घटना का समाज में कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित किया है। कभी भी अपराध और अपराध जैसे विषय पे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। सो मेनी एग्जाम्पल्स है हमारे बिहार में।
और एक चीज जो घटना घटित हुई है, देखिए इंटेंशनली कुछ लोग ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं जो समाज में उत्पात इंटेंशनली उत्पन्न करते हैं, और खास करके उन मौके पे जब धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके। तो बिहार में जो भी, पहली बात तो सासाराम में इस तरह की घटना घटित नहीं हुई, दो वहां पे हुआ, इनिशियल फेज में झड़प हुआ दो गुटों में, जिसको कि प्रशासन और पुलिस के मुस्तैदी के कारण उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन दूसरे दिन जो घटना हुई वो मिस हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव का हुआ, वो बिल्कुल एक कंप्लीट वो क्राइम था जिसके लिए वो एफआईआर भी दर्ज हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए अंजुम आरा? जो सरकार वहां पर होगी उसी से सवाल पूछा जाएगा, विपक्ष से नहीं। निश्चित रूप से हमारी चिंता, अगर घटना घटित होती है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ये सही बात है। और अगर इसमें कहीं भी चूक होती है तो वो स्टेट की चिंता का विषय है और हमारी चिंता का विषय है। इसी के लिए बीजेपी जो अब इस्तीफे की मांग करे नीतीश कुमार के नैतिकता के आधार पे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग को अंदाजा होना चाहिए था कि मिसक्रिएंट्स, उपद्रवी हर जगह होते हैं और इस तरह की धार्मिक जुलूस निकलेंगे तो वहां पर ये हो सकता है। तो इसकी तैयारी थी नहीं, ये अंदाजा नहीं था सरकार को कि ये होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, घटना घटित होगी इसके अंदाजे किसे हो सकते हैं? उपद्रवी जुलूस निकलता होता है, उसमें जब वो जुलूस शस्त्र के साथ निकलता है तो ये अंदाजा तो होना चाहिए सरकार और पुलिस को। बिल्कुल, उसकी तैयारी थी। यही कारण है कि नियंत्रण कर लिया गया घटना, इसे दंगा नहीं कहा जा सकता है नगमा जी। यही कारण है कि 138 लोगों की गिरफ्तारियां, त्वरित कार्रवाई हुई उस पे, इसको दंगा बिल्कुल। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि बिहार में देश के गृह मंत्री आते हैं और जिस तरह से वो फर्जी वादे, फर्जी घोषणा और राजनीतिक फर्जी आरोप लगा करके, और साथ ही साथ जो संवैधानिक भाषा का उन्होंने तार तार किया, मर्यादा को तार तार किया, इसको भी हम लोगों ने देखा है। किस तरह से उल्टा क्या वो बात थी जिससे संवैधानिक मर्यादा का तार तार हुआ? अंजुम आरा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने उस मन से झूठी बात कहा कि 144 धारा 144 सासाराम में लगा है। कहीं 144 धारा नगमाजी पूरे सासाराम में नहीं लगा। तो एक धारा 144 बहुत सारी जगहों पर लगी है, बिहार शरीफ में बहुत सारी जगहों पर लगी धारा 144। सासाराम की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा, बिहार इकाई के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हम लोगों ने चुनौती दिया, एक भी ऐसे कार्यकर्ता का आप नाम दिखाइए। ये ऐसे स्टेटमेंट बना करके लॉ एंड ऑर्डर पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये एक बहुत अफसोसजनक है। आपने कहा कि वो कौन सी संवैधानिक मर्यादा को उन्होंने तार तार किया है। देश का गृह मंत्री मंच से आवाम को संबोधित ये करे कि उल्टा लटका करके सबके होश ठिकाने ला दिया जाएगा, ये संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक भाषा होता है। वो तो बीजेपी कह रही है कि वो दंगाइयों को संदेश दे रहे थे जो कि नीतीश कुमार को देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने दिया नहीं। बहरहाल विनोद शर्मा, आप संदेश दे या एक्शन ले, संविधान के पेरिफेरी एक्शन होते हुए दिखना चाहिए। अभी अभी मुख्तार अब्बास नकवी बोल कर गए हैं। विनोद शर्मा, आप इस बात से आप ये मानेंगे, ये जिस तरह का संबोधन था गृह मंत्री का वो सही नहीं था? विनोद शर्मा, नगमा जी, गृह मंत्री का संबोधन 100% सही था। उन्होंने दंगाई और बलवाइयों के लिए कहा। जब राज्य सरकार अक्षम है तो उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका देंगे तो इनको उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। एकदम सही कहा। लेकिन आप जिस मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं, जिनको बिहार की जनता ने इस जंगल राज और बलवाइयों के खिलाफ में सत्ता में लाया था पहली बार, उसी की गोद में जा बैठे हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? अभी लाचार और बेबस मुख्यमंत्री पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, एक डम्मी मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव राजद सरकार चला रहा है और उसके उपद्रवी तत्व इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री का जब सम्राट अशोक का कार्यक्रम होना था सासाराम में, तो 2 दिन तक राज्य सरकार सोई रही। इस घटना को साजिश के तहत राजद के समर्थकों ने अंजाम दिया है और मुख्यमंत्री इसको छुपाना चाहते हैं। 144 भी लगाया गया प्रतिदिन, लेकिन बाद में दिया गया कि 144 नहीं लगा है, क्योंकि जनता उबाल पर थी। जनता नहीं चाहती थी कि 144 लगे। वहां पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जानी थी और हमारे गृह मंत्री को जाना था, लेकिन ये डरे हुए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाचार और बेबस है, राजद के अंडर में काम कर रहे हैं, ये अपना दिन गिन रहे हैं। इनसे अपेक्षा क्या करेगी बिहार की जनता? अंजुम आरा अभी भी कह रही थी कि जो हुआ वहां पर उसको दंगा कहा ही नहीं जा सकता, वो दंगा हुआ ही नहीं है। दंगा 100-150 लोग गिरफ्तार हुआ, ये दंगा नहीं तो क्या है? कार्रवाई कर रही है सरकार, इससे लोग गिरफ्तार हुए हैं, यही तो वो कह रही है कि कार्रवाई करती हुई दिख रही है सरकार। पूरा लूट लिया गया दुकान, बम फूटते रहे दिन भर, लोग घरों में डूब के रहे, दंगा नहीं तो क्या था? ये अपना
चेहरा छुपा रहे हैं, जो कलंकित हो रहा है पुलिस और प्रशासन ने सारे हमने उपद्रवियों के ऊपर और सारे प्रयासों से ऐसे लोगों बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो टकराव बढ़ा है वो दिख रहा है यहाँ पर भी कि बिहार में हिंसा हुई या दंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू वार पलटवार की जो राजनीति है वो तेज हो गई है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब ये नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। दूसरी तरफ से अंजुम आरा आप कह रही है कि दंगा हुआ ही नहीं है, या नैतिकता के आधार पर नीतीश को लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर की बात करके बीजेपी जो है इस्तीफे की मांग कर रही है मुख्यमंत्री की। अंजुम आरा फिर से सवाल दोहरा देंगे आवाज। अंजुम, मैं बोल रही हूं कि आप तो कह रही है दंगा ही नहीं हुआ, ये जेडीयू बनाम बीजेपी की लड़ाई या जो उनमें टकराव है वो दिख रहा साफ तौर पर। इस माहौल में भी बीजेपी ये मांग कर रही है कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले लोगों के पास नैतिकता, इस तरह के प्रश्न उठाने का नैतिकता है क्या? मैंने कहा कि दंगा नहीं हुआ, हिंसा जरूर हुआ है, जिसपे हमारी सरकार ने और पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। और मैंने आपके फुटेज में ही देखा कि जिले के प्रशासन इस बीच को कहा है। दूसरी बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सासाराम में सम्राट अशोक पे गए वहां पे संबोधन करने के लिए। हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के लिए क्या किया इन्होंने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहस का मुद्दा ये नहीं है सम्राट अशोक के लिए क्या हुआ, जयंती बन रही थी या नहीं। अंजुम आरा एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइएगा। नगमा जी, सासाराम बाबू जगजीवन राम की वो जन्मस्थली है, 8 बार वहां से सांसद हुए। जो हमारे दलित बच्चे हैं उनके बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को समाप्त करके उस धरती पे किस मोरालिटी के साथ जाते? किस जनता तो वहां सवाल करने के लिए खड़ी थी जिसकी जानकारी नहीं हो गई। आप कह रही है कि वहां पे गृहमंत्री जाना ही नहीं चाहते थे या जा ही नहीं सकते थे, इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर धारा 144 नहीं लगी थी सासाराम में। गृहमंत्री वहां नहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए गए नहीं क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। वो बात है, वहां की जनता वहां से सवाल करने वाली थी उनसे। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो कि हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों के भले के लिए क्यों खत्म किया? चक्रवर्ती सम्राट के कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या किया उनके लिए? किस मोरालिटी के साथ जाकर के वहां संबोधन करते? सासाराम की जनता तो इंतजार कर रही थी इनसे सवाल। बहरहाल देखिए, बाबू जगजीवन राम की विरासत पे क्या राजनीति हो रही है, सम्राट अशोक के इस पर क्या राजनीति हो रही है, इस समय जो मौजूदा जो हमारा आज है उस पर अगर हम बात कर लें तो बेहतर है कि जो वहां पे लोग हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, उनको क्या जवाब दे रही है सरकार, उनके लिए क्या कर रही है? आप कह रही है दंगा नहीं हुआ, लेकिन हिंसा तो हुई बिहार में, लोग घायल हुए, लोग मारे गए, और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? विनोद शर्मा, आप और अंजुम आरा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, राजनीति जो है वो इसे और ज्यादा, सियासत जो है वो बिगाड़ रही है इस पूरे माहौल को। विनोद जी, क्या इस समय वहां पर गृह मंत्री जाते हैं तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की चिंता, इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो 40 में 40 सीटें देने की बात करें और हमें चुनिएगा तो हम दंगाइयों को उल्टा लटकाएंगे, इस तरह की बात के बजाय? देखिए नगमा जी, गृह मंत्री जी ने राज्यपाल से रिपोर्ट लिया, डीजीपी से रिपोर्ट लिया। उन्होंने ये भी सवाल उठ रहा है कि वो चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं बात किया? मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं बात किया? वो आदरणीय गृह मंत्री थे देश के इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए विनोद जी, इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए। देश के गृह मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों? विनोद जी, ये सवाल उठ रहा है कि वो देश के गृह मंत्री हैं, तो जब चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो देश के गृह मंत्री के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की और सीधे राज्यपाल के पास गए। यानी कि जो तलखी है, जो एक दूसरे से झगड़ा है, वो इस पर बहुत ज्यादा हावी था। वहां पर जो लॉलेसनेस दिखा अगर या हिंसा हुई तो उस पर ये राजनीति हावी रही। देखिए, जो इनका मकसद था वो नहीं पूरा होगा। ये लोग बदनाम भाजपा को करना चाहते थे। गृह मंत्री जी ने रिपोर्ट दिया, क्या गलत किया? और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितना शर्मनाक बयान आता है, ललन सिंह जी का कितना शर्मनाक बयान आता है। लगता है जिले के कोई मंत्री से बात कर रहे हैं, जिले स्तर का कोई पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। इसी सियासत और इसी तूतू मैमे के बीच में जो हिंसा हुई है वहां पर बिहार में हालात और बिगड़े हैं, हिंसा भी हुई है, हालात भी बिगड़े हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल को आप देख लें कि एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, और इस बीच में वहां पे हिंसा तो है और तनाव का माहौल भी कई जगहों पर बना रहा।
और उसे लेकर किस तरह से उसे रोका गया या पहले क्या किया गया, इस तरह के माहौल इस तरह का खड़ा ना हो, उसके लिए ये सवाल जरूर उठ रहा है। आप दोनों का धन्यवाद। इससे कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है, आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इस समय सच्चाई ये है कि इसी सियासत की वजह से वहां पर हिंसा भी हुई है और तनावपूर्ण स्थिति भी है कई जगहों पे। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और उसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में मानहानि केस में सजा को दी है चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सूरत की सेशंस कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। आज सेशंस कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। अब उनकी अपील पर सेशंस कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। 2 साल की सजा के चलते उन्हें संसद सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा है। मोदी सरनेम पर उनके बयान को लेकर दायर मानहानि केस में 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की लीगल टीम के सदस्य रोहन पानवाला से बात की है हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी ने आज सूरत कोर्ट का रुख किया और यहां उनको एक बड़ी राहत मिली। हमारे साथ बात करने के लिए रोहन पानवाला हैं जो कि राहुल गांधी लीगल टीम के सदस्य हैं। क्या कुछ आज कोर्ट में प्रक्रिया रही और किस तरीके से मामला आगे बढ़ा? देखिए, आज राहुल गांधी जी की अपील फाइल हुई और उसके साथ साथ हमने 3 एप्लीकेशंस फाइल की थी। जो बेल एप्लीकेशन थी, उनकी कन्विक्शन के स्टे के लिए एप्लीकेशन थी और उनके सेंटेंसिंग के स्टे के लिए एप्लीकेशन थी। उनकी सेंटेंसिंग आज स्टे हो गई है, उनको बेल एप्लीकेशन है वो भी ग्रांट हो गई है और उनको बेल मिल गई है। अब जो उनकी कन्विक्शन का स्टे के लिए जो एप्लीकेशन है वो 13 तारीख को सुनी जाएगी। तो असल में 13 तारीख को जो तारीख है उस दिन असल में भविष्य तय होगा कि ये मामला जो है कानूनी तौर पे किस रूप से आगे बढ़ेगा। 13 तारीख जो है वो कन्विक्शन की स्टे की एप्लीकेशन है। अगर उनका कन्विक्शन स्टे होता है तो उनकी सदस्यता जो रद्द हुई है उसके मामले में फिर आगे हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। और जो 10 तारीख है वो 10 तारीख में हमने रिक्वेस्ट की है कि जो 13 तारीख को एप्लीकेशन है उनका अगर कोई जवाब और अगर वो फाइल करना चाहे तो जो कंप्लेनेंट है वो 10 तारीख तक फाइल कर दे ताकि हमको 3 दिन मिल जाए तैयारी के लिए। और फिर ये 3 मई की जो तारीख आ रही है 3 मई तारीख को क्या होगा? 3 मई जो है वो रेगुलर जो अपील फाइल हुई है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरिम रिलीफ है और जो मेन अपील है उसमें 3 मई की तारीख पोस्टेड हुई है। तो आज जो जमानत मिली है कितना मुचलका दाखिल करना पड़ा राहुल गांधी? 15,000 रुपए। और अब फिजिकली उनको 13 अप्रैल को पेश नहीं होना है। लेकिन उसके बाद की तारीख पर वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आएंगे तो चलेगा। कुल मिलाकर एक वकील के तौर पे आज कितने सेटिस्फाइड हैं आप कि राहुल गांधी को जो कुछ भी राहत मिली है? हमने जो मांगा मिल गया है, पूरा सेटिस्फाइड है। और उनकी सदस्यता बहाली को लेकर ये मामला किस तरह से कानूनी तौर पे आगे बढ़ेगा? वो 13 तारीख को जब होगा उसके बाद तय होगा। 13 तारीख को या 3 मई को? 13 तारीख को उनकी जो कन्विक्शन है उसकी जो अगर एप्लीकेशन मंजूर होती है तो फिर उसके आगे कार्यवाही होगी। उसके बाद ऊपरी अदालत का दरवाजा जो है खुला हुआ है जी। तो जाहिर सी बात है मोटे तौर पे जो आज कोर्ट में हुआ वो बताते हुए रोहन पानवाला जो कि राहुल गांधी लीगल टीम के सदस्य हैं उन्होंने तफसील से ये बताया कि आखिरकार आज किस तरीके से राहुल गांधी को राहत मिली। हालांकि कानूनी लड़ाई जो है अभी लंबी चलेगी। सूरत से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इस आदेश के क्या मायने हैं? राहुल गांधी की सजा पे अंतरिम रोक नहीं है। राहुल की सांसदी छीने जाने पर असर नहीं है। याचिका पर फैसले तक राहुल जेल नहीं जाएंगे। राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। कोर्ट के फैसले के सियासी मायने और क्या निकल रहे हैं, इस पे जानकारी दे रहे हैं उमाशंकर सिंह। मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी जब अपील के लिए सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक बड़ी फौज थी। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा तो साथ थी ही। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन
और कई सारे दूसरे वरिष्ठ नेता जो थे वो तमाम नेता राहुल गांधी के साथ यहाँ पहुँचे। एक मिनी बस में भरकर ये नेता यहाँ पर पहुँचे और इसी बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि वो इसे राजनीतिक तौर पे तूल दे रही है, जबकि ये मामला कानूनी है और अपील की प्रक्रिया जो है वो वकील के जरिए निभाई जा सकती थी। इस तरह से जो नेताओं का जमावड़ा है वो करना मुनासिब नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये सफाई दी गई, ये कहा गया कि नेता, क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए नेता जो हैं वो चलकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे और जब तक सुनवाई हुई तब तक वो नेता जो हैं उनके साथ रहे। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता भी यहाँ सूरत पहुँचे थे। हालांकि उनको कोर्ट परिसर से दूर ही रोक दिया गया। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर इस तरह की थी सुरक्षा के मद्देनज़र। तो अब इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू जिसकी आज यहाँ पर शुरुआत हुई। सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने जो अर्जी दाखिल की थी, अपील पर सुनवाई की, वो मंजूर कर ली गई। 13 अप्रैल को उसकी तारीख तय की गई है और साथ ही जो उनकी ज़मानत है उसको नियमित ज़मानत में बदल दी गई है। 13 तारीख को जब सुनवाई होगी तो राहुल गांधी को फिजिकली उसमें प्रेजेंट रहने से छूट मिल गई है। जो राहुल गांधी की लीगल टीम के जो सदस्य हैं उनके मुताबिक ये छूट आगे भी जारी रहेगी या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। 13 अप्रैल की जो सुनवाई है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और जहां तक कन्विक्शन पे स्टे करने की जो बात है तो उस पर 3 मई को बात होगी और तब तक के लिए ये जो मामला है वो एक तरह से होल्ड पर चला गया है। तो अब एक कानूनी जो दावपेच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता इसी मामले में जा चुकी है। अब उनको रीइंस्टेट अगर होना है तो पहले यहाँ से उनको राहत मिलेगी, उसके बाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसके आधार पे अपील की जाएगी। तो दो रास्ते जो है कानून के और राजनीति के, ये दोनों रास्ते पे कांग्रेस चलती नज़र आ रही है और इसलिए एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की जो बात है यहाँ पर दिखाई पड़ी। और साथ में जो लीगल टीम जो कांग्रेस पार्टी की है उसने कानूनी तौर पर बात को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी को 15,000 के मुचलके पर ज़मानत मिली है और फिजिकल प्रेजेंस से उनको फिजिकली प्रेजेंट होने से अगली तारीख पर वो भी छूट मिली है। लेकिन ये सुनवाई अभी लंबी चलेगी और आखिरकार संसद की सदस्यता को लेकर कोर्ट में क्या कुछ होता है इस पर निगाह बनी रहेगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी राह कांग्रेस पार्टी लेगी। सूरत से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और भ्रष्टाचार के बहाने परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से वार। तो आज सीबीआई की डायमंड जुबली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और दिल्ली के विज्ञान भवन में ये समारोह हुआ जहां पर उन्होंने उसका उद्घाटन किया। इस समारोह में सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय और इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पे है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के बहाने परिवारवाद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। प्रधानमंत्री बोले कि भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बल मिलता है। पीएम ने कहा कि हमने काले धन और बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है। लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको
कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को यानी कि कल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान ताजा हिंसा और आगजनी हुई। उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी और साथ ही कुछ जगहों पर पथराव भी किया। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त बीजेपी नेता दिलीप घोष वहां मौजूद थे जब उपद्रवियों ने हंगामा किया। शोभा यात्रा का आयोजन भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था। बीजेपी का ये दावा है कि विधायक बिमन घोष हमले में घायल हुए हैं। आज बीजेपी नेता सुकांतो मजुमदार ने हुगली जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले सागर दिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से 5 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है और अब इस याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। हावड़ा हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने एक याचिका दी है जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर हिंसा क्यों हुई, क्या पुलिस को इसका अंदाजा नहीं था। इस याचिका पर सुनवाई से पहले टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हिंसा में बीजेपी के लोग शामिल हैं और इसलिए वो चाहती है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें ताकि वो बच जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री का पक्षपातपूर्ण रवैया कैसा होता है यह ममता बनर्जी को देखकर साफ होता है। Once you go to BJP, all your sins are washed away. So BJP's people are involved and they know if the case goes to the ED or the CBI or the NIA or for that matter any other central investigating agencies, they will walk away scot-free. They know it very well. And if West Bengal police or Kolkata police or Howrah police is investigating the matter or the incident, then ultimately the perpetrator will be taken to task and every BJP leader involved in instigating this untowardly incident and creating the unrest at large will be exposed and action will be taken against. मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी पे नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी पे नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी मुफ्त योगा क्लासेस शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना का ऐलान किया है।
इसे सीएम दी योगशाला स्कीम नाम दिया गया है। शुरुआत 4 शहरों पे की जा रही है, अमृतसर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। एक ग्रुप में कम से कम 25 लोगों का होना अनिवार्य होगा ताकि ये क्लास की जा सके। हम पंजाब में योगा की एक लहर शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए पंजाब सरकार शुरू कर रही है सीएम की योगशाला। अगर आप 4 शहरों में अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और फगवाड़ा में आप योगा सीखना चाहते हो, अपने मोहल्ले के आसपास के किसी पार्क में या योगा करना चाहते हो, तो आपको सिखलाई युक्त वेल ट्रेन्ड जो इंस्ट्रक्टर हैं वो पंजाब सरकार की तरफ से मुफ्त में भेजे जाएंगे।